पशुपति कुमार पारस जी छथिन से मछली बहुत खाते हैं, वो भी छोटी मछली। कि जो गरीब लोग हैं वो मछली भात खाते थे। अच्छा, गरीब लोग मछली भात जी। और अमीर लोग सब्जी भात खाते थे। और आप भी लगातार विधायक रहे। उसी क्षेत्र से हम 7 बार रहे विधायक लगातार जी। अच्छा, पारस जी को खेल में रुचि थी कि नहीं बचपन में? खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। अच्छा, कबड्डी। हाँ, गांव में हम लोग कबड्डी खेलते थे। दलित समाज के लोग पासवान जी को सेकेंड अम्बेडकर की उपाधि लोगों ने दी। जी, बड़ी मेहनत से आप लोगों ने जो पार्टी खड़ी की थी तीनों भाई मिलकर के, वह पार्टी बिखर गई। पासवान जी के स्वर्गवास होने के बाद पार्टी में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पार्टी में तनाशाही व्यवस्था हो गई थी। जो पार्टी टूटी तो उसमें है आप पर, जो पारस जी पे ये आरोप कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। पार्टी किसने तोड़ा, परिवार किसने तोड़ा, ये पूरा दुनिया जानता है। 140 करोड़ आबादी का सबसे बड़ा शुभचिंतक वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। जो घर के मुखिया होते हैं सबको खिला के खाना खाते हैं। अच्छा। हाँ, तो घर के मुखिया तेजस्वी जी हैं। हाँ, कि पारस जी का इतना, मुकेश सहनी का इतना, हाँ, कांग्रेस का इतना। आज कहने के लिए शराब बंद है जी, लेकिन खुलेआम बगल के प्रदेश से जी, ये चारों तरफ से जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से शराब रोज सप्लाई होता है। जो बीजेपी है और जदयू है, इन दोनों की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? बिहार कैसा? बिहार का जो आगामी चुनाव है भाई साहब जी, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ जी, कि महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति बिहार में। प्लास्टिक का बर्तन होता है, पी के उसको फेंक देते हैं जी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होने की संभावना 100%। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हाट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज के एपिसोड में भी खास शख्स हैं जिनकी पहचान बिहार की राजनीति से लेकर देश की सियासत तक में उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई है। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। और पशुपति कुमार पारस का अगर जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनसे बहुत सारे सवाल अगर हम अभी करने वाले हैं तो उनके बारे में एक और चीज़ कह देते हैं कि सियासत में तो अलग जगह बनाई इन्होंने, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सियासत की जो धार है, मझधार, उसमें वह बहुत तेज़ी से चलते हैं, तो कभी लगता है कि दरकिनार कर दिए गए हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब अभी हमें मिलेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज हाट के पॉडकास्ट में। आपका भी मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो। बताइए। अच्छा, एक चीज़ जाना के कोशिश ये कि पशुपति कुमार पारस जी छथिन से माछ मतलब मछली बहुत खाते हैं, वो भी छोटी मछली। हम लोग के इलाका में हम लोग की जहाँ पैदाइश हुई, हमारा ननिहाल है कुशेश्वर स्थान, और कुशेश्वर स्थान में मछली, चिड़िया, दूध, दही का भंडार माना जाता था। वहाँ मखाना भी मिलता है, दूध, दही और मछली। हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि जो गरीब लोग हैं वो मछली भात खाते थे। अच्छा, गरीब लोग मछली भात जी। और अमीर लोग सब्जी भात खाते थे। मछली से अधिक महंगा वहाँ सब्जी मिलता है, क्योंकि इतना नदी नाला, वहाँ 7 नदी का मिश्रण है। कोसी, कमला, करे, बलान, ये सब नदी का मिश्रण है। आपको कुशेश्वर स्थान से लेकर सरवनी, जहाँ मेरा घर है, और सहरसा जिला तक ये कुछ बेल्ट ही है, बाढ़ का इलाका है, जहाँ बाढ़ आने के बाद मछली जो है सो काफ़ी संख्या में मछली पाया जाता है। और गरीब गुरबा लोग जाल दे करके और मछली अपना निकाला और ताज़ा ताज़ा मछली खाया। हम लोग भी मछली के बहुत शौकीन आदमी थे और आज भी शौकीन हैं, और ख़ास करके छोटी मछली आज भी हम लोग खाते हैं। और हम लोग के गांव में, इलाका में दूध, दही और मछली ये प्रसिद्ध माना जाता है। फड़किया इलाका, हम लोग के इलाका कहा जाता है फड़किया जी। हाँ, अंग्रेज ने उसको फड़क किया था, फड़किया इलाका है। और वहाँ दूध, दही और माछ की संख्या बहुत अधिक है, और अधिकांश 100 में 90% लोग वहाँ मछली का सेवन करते हैं। अच्छा, फड़किया इसलिए कि एक बाढ़ का इलाका है, एकदम कटा हुआ है, इसीलिए अंग्रेजों ने नाम रखा। उस समय यातायात की सुविधा नहीं थी जी। और हमारा जो हाँ घर है, मैं आपको 2 मिनट में बतला दूँ जी, कि जहाँ मेरा जन्म स्थान है, मेरा घर है खगड़िया जिला में सहरबन्नी एक गांव है, जो बहुत ही उस समय में आज से 70-75 वर्ष पहले
वहाँ यातायात की कोई सुविधा नहीं थी, न रोड था, न बिजली था, न सड़क था, कुछ नहीं था। और नाव की सवारी होती थी। हम लोग का इलाका बाढ़ का इलाका है, तो बरसात के समय में हम लोग नाव से जाते थे खगड़िया, जी। और सुखाड़ के समय में हम लोग साइकिल से जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे। और स्कूल कॉलेज की भी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसमें हम लोग का जन्म हुआ था। हमारे पिताजी पढ़े लिखे कम थे, लेकिन कबीर पंथ के अच्छे जानकार लोग थे और साधु संत विचार के थे वो। और उनकी सोच रही थी कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं और आगे ले जाएं, हमारा बच्चा जो है सो बहुत आगे तक जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने हमारे तीनों भाई को पढ़ाया लिखाया। और हम लोग 2 नदी पार करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा जिला में हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए। उसमें प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल भी नहीं था, तो हम लोग अपने घर से बोरा चट्टी लेके जाते थे स्कूल में। वहाँ कोई कुर्सी टेबल नहीं था, वहाँ बैठते थे और वहीं से हम लोगों की पढ़ाई, प्राथमिक शिक्षा हम लोगों का वहीं से हुआ। फिर मिडिल पास करने के बाद हम लोग खगड़िया आए और खगड़िया से ग्रेजुएशन किए। और ग्रेजुएशन करने के बाद तब पटना यूनिवर्सिटी में पासवान जी का भी नामांकन हुआ और मेरा भी नामांकन हुआ। तो तीनों भाई में सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज कौन थे? पासवान जी थे। पासवान रामविलास पासवान ज्यादा? रामविलास पासवान जी में एक ईश्वरीय शक्ति थी जी, ईश्वरीय देन था। बचपन से ही वो काफ़ी तेज तरार माने जाते थे और पॉलिटिक्स में काफ़ी बचपन से ही रुचि लेते थे। और इसी कारण था कि जब स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ में भी, पटना यूनिवर्सिटी में भी रहे वो, तो कदम कुआं हॉस्टल है, वेलफेयर हॉस्टल, उसके वो परफेक्ट रहे जी। और जब पीजी के स्टूडेंट थे तो परीक्षा का समय आया था जी, तो वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अपनी तैयारी कर रहे थे और वो डीएसपी में कम्पीट किए थे। लेकिन उसमें में चुनाव हो गया बिहार में, 69 में विधानसभा का चुनाव हो गया और राजनीति के रूप में वो थे, काफ़ी इंटरेस्टेड थे। तो पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उनको टिकट मिला अलौली विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ हम लोग का घर है, जन्म स्थान है। और वहीं से पहली बार वो बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अच्छा, तो बचपन अपना बहुत संघर्षपूर्ण रहा? जी, बचपन हम लोग का बहुत संघर्षपूर्ण रहा। हमारे पिताजी कबीरपंथी थे और हमारे पिताजी मात्र 5 बीघा ज़मीन था जी, उसी में हमारे तीनों भाई को पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ किए और अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई की। उनकी सोच थी जी, कि हमारा बेटा तीनों बहुत आगे बढ़े और हमारे पिताजी और माताजी का देन है। एक बात आप जान लीजिए भाई साहब कि स्कूली शिक्षा में किताबी ज्ञान मिलता है और पारिवारिक शिक्षा में सामाजिक ज्ञान मिलता है। हमारे पिताजी ने हम लोग को ज्ञान दिया कि देखो बेटा, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आगे बढ़ो। और हम लोग पीछे मुड़ के देखे नहीं और हम लोग गांव के परिवेश से निकलते निकलते खगड़िया में ग्रेजुएशन किए, फिर पटना यूनिवर्सिटी में आए, फिर विधायक बन गए पासवान जी। फिर 77 में जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ, 74 का आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भूमिका पासवान जी के रहे और उनके सहायक के रूप में हम लोग रहते थे। उसमें स्टूडेंट थे जी। 74 के आंदोलन में हम लोग स्टूडेंट थे। वो चले गए थे कर्पूरी ठाकुर जी के साथ में नेपाल चले गए थे और हम लोग आंदोलन में रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि जब 77 में इमरजेंसी समाप्त हुआ जी, और जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई तो स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी ने एक पत्र लिखा कि हाजीपुर से मेरा उम्मीदवार रामविलास पासवान जी, और हाजीपुर से वो चुनाव लड़े पहली बार से लोकसभा का और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। और मैं समझता हूँ कि हाजीपुर से तकरीबन वो 9 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य रहे जी। तो 9 बार, 2 11 बार और एक अलौली से 69 में वो पहली बार वो विधायक बने। तो 12 बार उनको ऐसे वो 3 सदन के नेता बने, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। और आप भी लगातार विधायक रहे? जी, मैं भी 77 में जब पासवान जी हाजीपुर से सांसद हो गए तो अलौली सीट खाली हो गया जी, तो अलौली से मुझको ही टिकट, उसमें मैं चौधरी चरण सिंह पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने ही मुझको अलौली से विधानसभा का टिकट दिया और मैं पहली बार मैं राजनीति में आकर के अलौली से 77 में मैं विधायक बना और मुझको लगता है कि उस समय मेरा उम्र 25 से 26 वर्ष रहा होगा।
एकदम युवा। हाँ, जी। 48 वर्ष पूर्व हम विधायक रहे जी और उसी क्षेत्र से हम 7 बार रहे विधायक लगातार। जी 85 से लेकर के 2010 तक हम वहाँ के विधायक भी रहे। और बिहार सरकार में जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब 90 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनके नेतृत्व में मुझको उस काम करने का मौका मिला। और 90 से 95 हम राज्य मंत्री फॉरेस्ट बनाए गए थे। फिर 95 के बाद दोबारा जब हम जीत के आए जी तो जेल और रजिस्ट्रेशन हम्म ये 2 विभाग कैबिनेट मिनिस्ट्री में मुझको मिला। फिर तीसरी बार जब हम विधान परिषद के सदस्य हुए आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में तो पशुपालन मिनिस्टर के रूप में हम यहाँ काम किए 2.5 वर्ष। फिर 9वीं बार जब हम लोकसभा के सदस्य हो गए तो प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझको भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्ट्री में मुझको जगह मिला। मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। जी। अच्छा, आप हमेशा एकदम गंभीर रहते हैं तो पशुपति पारस जी हंसते हैं कि नहीं कभी? नहीं, देखिए नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है। जी। हम खूब हंसते हैं। अच्छा, हंसते हैं? हाँ हंसते हैं, लेकिन समय की पुकार है, समय की बात है। और हम एक बात आप जान लीजिए भाई साहब कि हम पारिवारिक आदमी हैं और सामाजिक आदमी भी हैं और हम संगठन करता रहे हैं। जी। पार्टी को सींचने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2000 ईस्वी में 28 नवंबर 2000 ईस्वी का पार्टी का निर्माण हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान में। उसमें हमारे बड़े भाई साहब थे। उस समय से 2020 तक पार्टी जो चली जी उसमें मुख्य भूमिका हमारा ही रहा। हम संगठनकर्ता शुरू से रहे थे और पार्टी को कैसे चलाना है, कैसे धरना करना है, कैसे प्रदर्शन करना है, पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा, सदस्यता अभियान कहाँ होगा, किसको टिकट देना है नहीं देना है, ये टोटल काम आपके जेब में। हाँ, हमारे बड़े भाई साहब ने मुझ पर इतना विश्वास उनका था कि टोटल काम मुझ पर ही करते थे। और एक सबसे बड़ी बात यह कि हम तीनों भाई में जो हम लोग बात करते थे आज तक कभी शुद्ध हिंदी में बात नहीं की। हाँ, अपना मिथिलांचल के भाषा में जो घरेलू भाषा है हम लोग के गांव की भाषा है। अच्छा, उसी में। हाँ, हम लोग गांव के भाषा में बात भी करते थे। हम लोग का रहन सहन खान पान भी आज के तारीख में गांव का बला है। गांव में जो लोग खाते पीते हैं अभी भी हम लोग का रहन सहन पासवान जी का भी और हमारा भी जी दोनों भाई का था। और हम लोग के परिवार में इतना आपस में प्रेम था कि पासवान जी जिस कुर्सी पर बैठते थे वो बार बार हम लोग कहते थे कि बैठो पारस, तो हम लोग उनके सामने में कुर्सी पर नहीं बैठते थे। अच्छा, जबकि बिहार सरकार के मंत्री हम भी हुआ करते थे जी, तब भी। लेकिन उनके सामने में हम कुर्सी पर नहीं बैठते थे। और हमारे सामने हमारा छोटा भाई रामचंद्र पासवान जी कुर्सी पर नहीं बैठते थे। इतना हम लोग के परिवार में मिथिलांचल का एक कल्चर है, बड़ों को सम्मान देने का। हाँ, मिथिलांचल का एक कल्चर है कि बड़ों को अपने से बड़ों को सम्मान देना। और वो सम्मान हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, फिर भी भाई बिहार सरकार के मंत्री हुए, वही भी कभी भी हम लोग उस सम्मान में कमी नहीं किए। और बिहार के तमाम लोग जानते हैं कि हम 3 भाई थे और तीनों भाई का संबंध राम लक्ष्मण और भरत के रूप में था। 70-75 वर्ष की उम्र तक हम लोग एक परिवार रहे। कभी भी आपस में हम लोग को तीनों भाई में कभी न मतभेद हुआ, न मनभेद हुआ, न कभी कोई झगड़ा झंझट कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग का पारिवारिक लाइफ बीता। जी। अच्छा, 3 भाई में बहन कितनी थी? एक बहन। एक बहन हमारी है और जो वो बहन हमारी हमसे छोटी है। सबसे बड़े पासवान जी थे, सेकंड ब्रदर मैं हूँ और हमसे एक छोटी बहन है और उससे एक छोटा भाई रामचंद्र पासवान जी थे। 3 भाई और एक बहन। तो सबसे ज़्यादा किसको स्नेह मिलता था, माँ और बाबूजी में से? रामविलास पासवान को या अन्य किसी भाई को? देखिए, एक बात घर में एक होता है कि स्वाभाविक बात है कि बड़ा बेटा, छोटा बेटा और मझला बेटा जो है जी उसमें अधिक सम्मान छोटे बेटा को मिलता है। अच्छा। तो रामचंद्र जी थे, बहुत दुलारे थे वो जी। तो माता जी का, पिताजी का भी उन पर अधिक में स्नेह रहता था और हमारे दोनों भाई का भी रहता था अधिक। दोनों बड़े साहब भी थे तो उनको रामचंद्र कभी नहीं कहते थे, चंदर बोलते थे घरेलू भाषा में। अच्छा। चंदर कहाँ गली है की करे छी। हाँ। तो ये हम लोग के परिवार में हम लोग पिताजी के सामने भी कुर्सी पर नहीं बैठते थे। ओहो। कभी नहीं। बड़े साहब भी, पासवान जी भी कुर्सी पर नहीं बैठते थे। जब पिताजी कितनों प्रयास करते थे कि बैठो रामविलास, बैठो पारस, हम लोग खड़े रहते थे उनके सामने में, कुर्सी पर चौकी पर नहीं बैठते थे।
ये हम लोगों के पार्टी परिवार में ये परंपरा, हम लोग का मिथिला का कल्चर है। हाँ। अच्छा, पारस जी को खेल में रुचि थी कि नहीं बचपन में? खेलते थे? फिर हम खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। अच्छा, कबड्डी। हाँ, गांव में हम लोग कबड्डी खेलते थे। हाँ। और क्रिकेटर से उतना हमको लस्त नहीं रहता, लेकिन हम कबड्डी खेलते थे। जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो चूंकि हम हाइट में लंबे हैं, हाँ। तो गोलकीपर का काम हम करते थे। अच्छा। तो उसमें पटकाते भी थे लोग? हाँ, पकड़ भी लेते थे? उसमें खूब पटकाते थे। हाँ। अच्छा, रामविलास जी का नाम ले रहे हैं, रामचंद्र जी का, दोनों अब हम लोग के बीच नहीं हैं, तो अब कैसे दोनों भाई को आप याद करते हैं? हमारे बड़े भाई साहब का 5 जुलाई का जन्मदिन था, जो हम बहुत ही ईमानदारी पूर्वक और बहुत ही अच्छे ढंग से मनाए। प्रत्येक साल मनाते हैं उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों मनाते हैं। और परसों विधायक कॉलोनी में मनाया गया था, जिसमें महागठबंधन के तमाम बड़े नेता से लेकर छोटे नेताओं को निमंत्रण हमने दिया था। और हम समझते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग, 4-5 हज़ार की भीड़ हुई। और अंत में आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी आए मेरे यहाँ पर, और पासवान जी को श्रद्धा सुमन सभी लोगों ने अर्पित किया। और हम लोग याद किए, देखिए पासवान जी देश के मानचित्र पर दलितों के एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे। और उनका सोच बचपन से ही रहा था कि शोषित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, या ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनको समाज में सम्मान मिलना चाहिए। इसी के तहत वो लड़ाई लड़े। और 1983 में पहली बार, उस समय भाई साहब आपको जानकारी है कि नहीं है, उस समय देश में छुआछूत हुआ करता था खूब जी। दलित परिवार के साथ, दलित व्यक्ति के साथ छुआछूत की भावना थी, और ख़ास करके दक्षिण भारत में अधिक था जी। तो उसमें पासवान जी ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए दलित सेना का गठन किया। और 1983 में गांधी मैदान पटना में दलित सेना का गठन हुआ। और काफ़ी संख्या में उसमें दलित और आदिवासी सम्मेलन हुआ था, जिसमें शिबू सोरेन जी भी आए थे, सभी लोग आए थे। और वहीं से दलित सेना का एक सामाजिक संगठन के रूप में माना गया। उसका जो संविधान है उसमें सामाजिक संगठन के रूप में माना गया। और पूरे देश में दलित सेना का संगठन हुआ। और पासवान जी का था कि जहाँ कहीं भी दलितों पर अत्याचार होगा, जहाँ उसकी हत्या होगी, बलात्कार होगा, वहाँ हमारा संगठन, हमारी पार्टी और हम खुद जाएंगे और संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। वो लड़ाई लड़ेंगे नहीं, वो लड़ाई लड़े। और जब पासवान जी पहली बार 69 में विधायक बने थे अलौली से, तो हमारे अलौली में एक पचेला चौड़ है जी, मुझको याद आ गया, वो एक पचेला चौड़ है। वहाँ भूमिपतियों का कब्जा था। उस ज़मीन पर उन्होंने दलित समाज के लोगों को बसाया। अच्छा। जिसके चलते वहाँ गोली चली, मार खाया, लाठी चली, जिसमें ये लोग जेल गए। और विधायक रहते हुए 13 महीना तक ये लोग भागलपुर के जेल में रहे। तो दलितों की लड़ाई वो शुरू से ही लड़ते रहे जी। और आज पासवान जी जीवित नहीं है, लेकिन दलित सेना का जो गठन हुआ था, तो दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते जाते उन्होंने मुझको ही बना के गया। आज मैं दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और इतना उन्होंने संघर्ष किया कि दलित समाज के लोग पासवान जी को सेकेंड अम्बेडकर की उपाधि लोगों ने दिया जी। सेकेंड अम्बेडकर के रूप में माना। और वो प्रधानमंत्री, 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में पासवान जी को काम करने का मौका मिला। और सबसे पहले वो 89 में स्वर्गीय बीपी सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी भारत में, तो सबसे पहले वो लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर बने थे। और पासवान जी चूँकि दलित परिवार के थे, फिर भी उन्होंने पिछड़ी जाति की लोगों की वकालत की। और मंडल कमीशन लागू करने का श्रेय पासवान जी को जाता है। एज वेलफेयर मिनिस्टर कैबिनेट में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर उन्हीं का है। और वो माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रभावित कर करके और मंडल कमीशन को लागू किया जी। दूसरा बात उन्होंने अपने शासनकाल में किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे जी, जिनके संविधान पर आज पूरा देश चल रहा है, उनको उस समय की जो सरकारें थी उसमें उनको सम्मान नहीं मिलता था। तो इन्होंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की। तीसरा काम उन्होंने किया
14 अप्रैल जो उनका जन्मदिन है, उस दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया उन्होंने। आज पूरे देश में लोग मनाते हैं। सबसे बड़ा काम उन्होंने किया जी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से उन्होंने सम्मानित किया। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया अपनी ज़िंदगी में। जी। तो वो निश्चित रूप से जात पात से ऊपर उठ के दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए, उच्च जाति के गरीब लोगों के सम्मान की बात वो करते रहे। और जब तक सत्ता में रहे 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला और बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक वो काम किया। अच्छा, आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? आप कैसे राजनीति में सक्रिय हो गए? मतलब रामविलास जी के कहने से हुए या कोई परिस्थिति ऐसी आ गई? परिस्थिति ऐसी आ गई। देखिए, मैं 74 जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था जी, उस आंदोलन में मैं सक्रिय रूप से भाग लेता था जी। उसके बाद 75 के अंतिम में मुझको हाई स्कूल में अपॉइंटमेंट हो गया। जी, आप शिक्षक बन गए थे? हाँ, पॉलिटिकल साइंस से जी के टीचर के रूप में हुआ, लेकिन हाई स्कूल ज्वाइन नहीं किए क्योंकि हम उसमें कमीशन की तैयारी करते थे। तो जिला में जो स्कूल होता है, जिला कमेटी में भी मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था। हम 14 महीना शिक्षक रहे जी। और जब हाजीपुर से पासवान जी जब सांसद बन गए तो अलौली विधानसभा क्षेत्र जो हम लोग का गिरिज क्षेत्र है जी, वो खाली हो गया। अच्छा। तो उस समय आदरणीय जनता पार्टी की थी, तो उस समय सभी लोगों की राय हुई कि अलौली से पारस जी को चुनाव लड़ाया जाए। कर्पूरी ठाकुर जी स्वयं जीवित थे और चौधरी चरण सिंह जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे उस समय। तो सभी लोगों ने मुझको, हम राजनीति में बचपन से ही थे ही, स्टूडेंट लाइफ से थे ही, तो अलौली से मुझको मौका मिला विधानसभा का चुनाव लड़ने का और हम पहली बार 77 में अलौली से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अच्छा, रामविलास जी की जो विचारधारा रही वो आपको कहाँ तक प्रभावित की? क्या किसी और राजनेता से आप बाद में प्रभावित हुए? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे तीनों भाई में जो मित्रता थी और हमारे परिवार में हमारे पिताजी, हमारी माता जी का हम लोग का एक पारिवारिक रिश्ता जो था, माहौल था जी, वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग की ज़िंदगी बीता और कभी दूसरे नेता के प्रभाव में हम लोग नहीं गए। हम लोग जहाँ थे, एक बात आप जान लीजिए कि हम लोग जहाँ भी रहते हैं, हमारा एक परिवार का एक इतिहास रहा है। हमारे पिताजी की देन है कि उन्होंने जो हमारे तीनों भाई को शिक्षा दिया कि गद्दारी मत करना, झूठ मत बोलना। तो हम लोग तीनों भाई जो जहाँ भी रहते हैं तो बहुत ईमानदारी पूर्वक रहते हैं। जिस दल में रहेंगे, जिस नेता के साथ में रहेंगे, जब तक आप हमको सम्मान दीजिएगा तब तक मैं आपके साथ में ईमानदारी पूर्वक रहूँगा और मैं रहा भी हूँ। रहा जी। सर, जैसे रामविलास पासवान जी के विरासत के नाम पर जो उस समय में पार्टी टूटी, जो विवाद हुआ पार्टी को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या उस समय सोच रही, या बाद में फिर किस तरह के विचार आ रहे हैं कि मतलब आप हमेशा कहते रहे कि रामविलास पासवान जी का जो विरासत है वो हम संभाले हुए हैं, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, पासवान जी जब हाजीपुर के सांसद हुए तो उन परिवार में बहुत से लोग थे जी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं चुना और मुझको बुला के उन्होंने कहा कि पारस तुमको चुनाव लड़ना है विधानसभा का, जबकि मैं स्वयं सरकारी नौकरी में था, मैं टीचर था जी। और उनके आदेश का मैं पालन किया और मैं अलौली से चुनाव भी लड़ा, मैं जीत भी गया। 7 बार मैं अलौली विधानसभा का लगातार 85 से लेकर 2010 तक मैं वहाँ का विधायक रहा जी। जब हाजीपुर में पासवान जी जब राज्यसभा के सदस्य बन गए, फिर उन्होंने मुझको ही चुना। मैंने स्वयं पासवान जी को कहा था कि हम बिहार की राजनीति में, हमको बिहार में ही रहने दीजिए, वहाँ हाजीपुर से बेटे को लड़ा दीजिए, पत्नी को लड़ा दीजिए, कि मुझको नहीं लड़ाइए। तो कहने कि नहीं, जितना मुझको तुम पर विश्वास है उतना दूसरे पर नहीं। और उन्होंने मुझको आदेश दिया कि तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो लोकसभा का जी। उस समय मैं बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर था, पशुपालन मंत्री में था और मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ा। और आपको जानना चाहिए
कि जिस दिन मेरा नामांकन था, नामांकन के बाद जो आम सभा की बैठक हुई थी जी उसमें काफ़ी संख्या में एनडीए गठबंधन के लोग थे, और मैंने अपने भाषण के क्रम में कहा था कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पार्टी का निर्देश है और बड़े भैया का आदेश है जी जिसका मैं पालन कर रहा हूँ और मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो लोग उसमें में कमेंट्स लोग किए, पत्रकार भाई लोग को कमेंट्स दिए, कल लोग के अखबार में निकला कि पाला जी की स्थिति ठीक नहीं है इसलिए ऐसा बयान दिखे। मैंने कहा कि नहीं, हम सब दिन संगठन करता रहे हैं और बिहार की राजनीति में 8 बार हम बिहार विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, और दिल्ली में बड़े भैया हैं और लोग हैं, दिल्ली की राजनीति अलग है, हम बिहार में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन पासवान जी का आदेश था तो मैं बिहार विधानसभा में, उसमें बिहार सरकार का मंत्री भी था, पशुपालन मिनिस्टर था, लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और जनता का आशीर्वाद हुआ तो मैं चुनाव जीत करके मैं पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। जी। अच्छा, रामविलास पासवान की जो विरासत है उस पर आप दावा करते हैं, लेकिन जो इन दिनों जो देखा गया बिहार की सियासत में, उसमें आपको ऐसा कहा जाता है कि नहीं, उनको समर्थन कम है, तो ये अफवाह है, मौका नहीं मिला, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको तो मैंने उसका उदाहरण दिया ना, हाँ, कि जब पासवान जी हाजीपुर से लोकसभा के सदस्य हो गए, जी, अलौली बिहार विधानसभा खाली हो गया, हाँ, यदि हम उनके उत्तराधिकारी नहीं होते तो किसी दूसरे को बना देते। बिल्कुल। फिर 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा के सदस्य चुने गए, यदि हम पर उनको विश्वास नहीं होता या हमको अपना उत्तराधिकारी नहीं मानते तो वो अपने पत्नी को लोकसभा में लड़ा देते। इससे साफ जाहिर होता कि जब भी मौका मिला तो विरासत अपनी आपको सौंपी। जब भी मौका मिला, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या पारिवारिक इशू हो, सब जगह उन्होंने मुझको ही अपना स्थान दिया, अपना उत्तराधिकारी मुझको माना। जी। अच्छा, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति, हम चाहते हैं कि न्यूज हाट के इस पॉडकास्ट से आज आप दुनिया को बताइए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि विरासत आपके हाथ में, आप इतने करीब रामविलास पासवान के, लेकिन बड़ी मेहनत से आप लोगों ने जो पार्टी खड़ी की थी तीनों भाई मिल करके, वह पार्टी बिखर गई सब कुछ सामने में, तो क्या था? देश में, पूरे देश में, अपना देश हिंदुस्तान जो भारत है, यहाँ विश्व का सबसे अधिक जो व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने देश में है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और प्रजातंत्र में बहुमत का राज होता है और प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चलता है। प्रजातंत्र एक ऐसा है जिसमें बहुमत का राज है और तानाशाही की व्यवस्था नहीं है। पासवान जी के स्वर्गवास होने के बाद पार्टी में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पार्टी में तानाशाही व्यवस्था हो गई थी, जिसके चलते 6 सांसद में से 5 सांसद क्षुब्ध होकर के, व्यवहार से नाखुश होकर के और अलग दल बनाने का लोगों ने फैसला लिया। ये मजबूरी थी, उस समय का जो परिस्थिति था उसमें 6 में से 5 सांसद हम लोग अलग होकर एक नई पार्टी का गठन किए थे। जी। अच्छा, आप कहा जाता है कि चाचा ने साथ नहीं दिया जब 2020 का विधानसभा चुनाव, चिराग पासवान अलग स्टैंड ले लिया था उन्होंने, एनडीए से अलग हो गए थे, तो वाकई में आपने साथ? उस समय देखिए, उस समय में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, उस समय में 100 में 90% लोगों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें, और 6 हम लोग सांसद थे, 6 सांसद में 5 सांसद की राय थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जो आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आया, और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। चूँकि उस समय पासवान जी जीवित नहीं थे जी, तो उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचता, इसलिए हम लोगों ने साथ रह करके साथ निभाया और जो उम्मीदवार था उसको हम लोगों ने समर्थन किया। तो अब ये गलत आरोप है कि साथ नहीं दिया? 100% गलत आरोप है। और पासवान जी की मृत्यु के बाद पूरे देश में, पूरे बिहार में एक सहानुभूति लहर था। पासवान जी दलित के बहुत बड़े नेता माने जाते थे और ख़ास करके अपने जात के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। तो उनके मृत्यु के बाद लोगों में एक मायूसी आया बिहार के लोगों में, और उसी में पासवान जी के आत्मा के शांति के लिए लोगों ने अपना वोट दिया।
जैसे आप जो पार्टी टूटी तो उसमें है आप पर जो पारस जी पे ये आरोप कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, नहीं तो पार्टी नहीं टूटती। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत है। देखिए, सब तो मनगठन बात है, मनगठन बात। राजनीति में कुछ होना नहीं चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का एक 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 वो जगह आपको नहीं मिलेगा। तो आपने आपने कहा कि हमको ये पार्टी किसने तोड़ा, परिवार किसने तोड़ा, ये पूरा दुनिया जानता है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि परिवार को किसने सींच के आगे बढ़ाया। एक तरफ आप आरोप लगाते हैं जिसमें आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, उसमें से हम राजनीतिक जीवन में हैं। और आज तक पासवान जी जब तक जीवित रहे, 48 वर्ष 50 वर्ष तक के राजनीतिक जीवन में हम लोगों ने पार्टी के खिलाफ कभी अविश्वास नहीं किया, कभी पार्टी के खिलाफ हम लोग गए नहीं। आज कौन सी परिस्थिति आ गई कि जब पासवान जी हम लोग के बीच में जीवित नहीं है, हमारे छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी जीवित नहीं हैं, आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई कि हमारी पार्टी और हमारा परिवार टूट गया। ये सोचने की बात है, ये विचार करने की बात है। पूरे बिहार के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब तक हम तीनों भाई साथ थे, दोनों भाई जीवित, तीनों भाई जीवित थे, हमारे दोनों भाई, तब तक हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारा परिवार नहीं टूटा। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसको मैं आपको ओपनली बोल नहीं सकता हूँ कि विशेष परिस्थिति है कि पारिवारिक बात है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि पार्टी जो टूटी है और परिवार जो टूटा जी, उसमें मेरा कहीं भी उस हाथ नहीं है। और एक बात आप जान लीजिए कि बार बार प्रेस मीडिया के साथी पूछते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब दल और दिल, परिवार और पार्टी दोनों का संबंध देखिए, पी से परिवार है, पी से पार्टी है, दो से दल है, दो से दिल है। तो जब परिवार और पार्टी जब टूटेगा, जब दल टूटेगा तो दल जुट भी सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। मैं बार बार कहता हूँ, रहीमन कवि की कहानी है कि रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। ऐसा है भाई साहब कि जब दूध फटता है तो आप उसको कितना प्रयास करोगे तो वो दही नहीं जमेगा, उसमें से घी नहीं निकलेगा। इसीलिए जब परिवार टूट गया तो दिल टूट गया, तो दिल कभी झूठ नहीं सकता है, नहीं जुट सकता है, गांठ पड़ गया है उसमें, गांठ। लेकिन अगर आप चूंकि नाम लेने से बच रहे हैं तो मैं ही नाम ले लेता हूं, अगर चिराग आए कह दे चाचा गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, तो माफ कर देंगे? मैं उस पर कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। आपका जो प्रश्न है इस पर मेरे पास में कोई जवाब नहीं है, न कोई कमेंट्स में करूँगा। नहीं अच्छा, एक चीज़, अगर पशुपति कुमार पारस में से अगर पासवान हटा दिया जाए तो लोग कहते हैं कि नहीं, तब चुनाव नहीं जीत सकते। ये किसने कहा? ये मुझको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मुझको किसी व्यक्ति की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। पूरे बिहार की जनता जानती है, पासवान समाज के लोग, घर घर में लोग जानते हैं इस परिवार में कौन व्यक्ति परिवार चलाने वाला है, कौन व्यक्ति पार्टी चलाने वाला है। ये पूरे परिवार के लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। और पारस जो मेरा टाइटल है ये आप जान लीजिए, मैं बचपन में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था जी। तो पढ़ने में मैं बचपन में बहुत तेज़ विद्यार्थी था। और शरीर का जो बनावट है तो लंबाई भी हमारी अधिक हो गई थी। तो हमारे स्कूल के जो टीचर थे, गीता बाबू नाम था, तो उन्होंने मेरे पिताजी को बुला के कहा कि भाई ये लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ है लेकिन बहुत लंबा हो गया है। अच्छा। हाँ, सो इसको क्लास है, हम तीसरा क्लास में पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि इसको छठा क्लास में एडमिशन कर देते हैं जी। तो पिताजी हमारे बोले कि कर दीजिए। तो वो एक शर्त रखे कि नहीं, सो नाम बदलना होगा। अच्छा, नाम बदलना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट स्कूल है जी, तो दिक्कत होगी कल। तो हमारे पिताजी बोले कि नाना का नाम दिया हुआ है पशुपति जी, इसलिए ऐसा कुछ नाम रखिए कि जो भगवान के नाम पर ही नाम हो। अच्छा, तो उसी में जोड़ा गया, पारस जोड़ा गया जी। ये हमारे नाना जी का नाम रखा हुआ था, तो इसलिए पारस जोड़ा गया, इसलिए मेरा सरनेम पारस रहा है जी। ये आप जान लीजिए जी जी। नहीं, इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। भगवान शंकर का देन है। हाँ। पशुपति भी भगवान शंकर का था और पारस भी, लोग हमको भोलेनाथ कहते हैं, पारस भी मेरा नाम है। तो मतलब पारस जी की लोकप्रियता अपनी वजह से, अपने काम के कारण, या फिर रामविलास पासवान की वजह से? देखिए, ये तीन मामला है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम इतना आगे बढ़े उसमें मेरे पिताजी का देन है। हम नहीं, हमारे तीनों भाई जो आगे बढ़े, परिवार जो आगे बढ़ा, उसमें मुख्य रूप से मेरे पिताजी का देन था। और दूसरा, जब हमारे बड़े भाई साहब राजनीतिक जीवन में आए जी, तो उनके स्वभाव से, उनके कार्यकलाप से मुझको मौका मिला। और हम भी और हमारा छोटा भाई भी, हम 3 भाई थे, तो तीनों भाई में पिताजी का देन और पासवान जी का देन और अपना कर्म, जी, तीनों चीज़ है उसमें। यदि आपको कहीं कोई बैठा, जैसे अलोली से हम विधायक बने पहली बार, यदि हम कर्म अच्छा नहीं करते तो हम 7 बार तो विधायक नहीं बनते। बिल्कुल। माँ और बाप बच्चे को जन्म देता है, जी, लेकिन जब बच्चा तब तक माँ बाप के कब्जा में रहता है, जब तक बच्चा नाबालिग होता है। जी, जब बच्चा बालिग हो जाता है तो खुद अपने पैर पर खड़ा होता है और अच्छा और बुरा वो समझता है कि हमारा क्या कर्म है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसी तरह से हमारे पिताजी ने हमारे तीनों भाई को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़े। राजनीतिक गुरु हमारे पासवान जी हमारे बड़े भाई हुए। लेकिन जब मुझको मौका मिला अलोली से विधायक बनने का, तो मैं लगातार 25 वर्ष तक विधायक रहा। तो मैं अपने कर्म के आधार पर रहा, मतलब खुद को आपने साबित किया। हाँ, खुद को हमने साबित किया। और आज भी हमारा क्षेत्र जो है, जी, आज भी हमारा क्षेत्र, आप हमारे क्षेत्र में जाकर पूछिएगा कि पारस जी कैसे आदमी हैं, जी, आपको एक भी व्यक्ति मेरा विरोध नहीं करेगा। ये मेरा अपना कर्म है। उसी कर्म के आधार पर मैं परिवार भी चलाया, मैं पार्टी भी चलाया और अपने बड़े भैया को भी और छोटे भाई को मैं सम्मान दिया। इसमें कहीं कोई फिक्र की बात नहीं है। नहीं है। अच्छा, आप मंत्री बने, लेकिन मंत्रालय छोटा रहा। क्या आप सिर्फ एनडीए के लिए संख्या बल थे? आपकी बात सुनी जाती देखिए, थी? मंत्रिमंडल में जाना जी, और भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसमें न कोई विभाग छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है। जी, और किसने कहा कि मेरा विभाग छोटा था? मेरा विभाग बहुत बड़ा विभाग था और काफ़ी संख्या में उसमें लोग, जो बेरोजगारी की संख्या थी, जो बिजनेसमैन थे। देखिए, अभी मखाना का खेती है, मछली का खेती है, व्यापार है, देश है, विदेश है, काफ़ी संख्या में। हमने दिल्ली में सम्मेलन करवाया था अपने विभाग का, जिसमें पहला मौका मुझको लगता है कि मुझको पहला मौका मिला अपने विभाग में। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उसमें आए और उसका उद्घाटन किया और देश के राष्ट्रपति महोदया ने समापन भाषण दिया। जी, और 128 कंट्री के लोग हमारे सम्मेलन में आए थे। 128 कंट्री। जी, ये किसने कहा कि विभाग छोटा है? विभाग कोई छोटा नहीं होता है। दल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। अच्छा। दिल आपका बड़ा है जी, और काम करने का आपके में कैपेसिटी है, हम्म, तो किसी भी छोटे दल को, छोटे विभाग को भी आप बड़ा कर सकते हैं। पासवान जी को जब संचार मंत्रालय मिला था, जी, तो लोग कहता था कि टूटा फूटा हुआ मंत्रालय, दूरसंचार टूटा फूटा हुआ मंत्रालय। अच्छा, उस समय लोग कमेंट कहता करते था, थे। हाँ, जी, उसमें लोग कहता था कि टूटा फूटा हुआ मंत्रालय। लेकिन पासवान जी जब उस विभाग के मंत्री बने तो वो क्रांति लाए उन्होंने। बिल्कुल। टेलीफोन में उन्होंने सामाजिक क्रांति लाया। और मोबाइल का आविष्कार पासवान जी का देन है कि आज पूरे देश में तकरीबन हमको लगता है कि यह करोड़ जी, 100 करोड़ से अधिक मोबाइल पूरे देश में है। ये पासवान जी का देन था। उसमें तो उस लोग कहा था कि टूटा फूटा विभाग है, छोटा विभाग है, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कर्म प्रधान है विश्व रचि रखा। कर्म प्रधान है। पहले कर्म कीजिए। पहले आप कर्म कीजिए, उसका फल, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान है। जी, अब जान लीजिए। हाँ, आप जो खेत में यदि आप मकई का बीज बोइएगा तो गेहूं तो नहीं होगा। नहीं, मक्का ही होगा। मक्का ही होगा, चाहे जी। उसका दाना बड़ा हो या छोटा हो। नहीं, किसी में दाना नहीं होता है। हाँ, नहीं भी होता है। अब बाद में है, अब बाद में है, धान के खेत में झोड़ भी होता है। अब बाद भी है, लेकिन कर्म प्रधान है। जी, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान है। जी, ये श्लोक है। इसलिए भाई साहब, हम लोग अधिक कर्म पर विश्वास करते हैं। आज तक राजनीतिक जीवन में 48 वर्ष का जीवन हुआ, इस सफ़ेद कपड़ा पर कभी दाग लगने नहीं दिए। बिहार सरकार में 4 बार में मंत्री रहा, राज्य मंत्री भी रहा, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा और पशुपालन मिनिस्टर भी रहा, जेल और रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर भी हम रहे। भारत सरकार में गए तो वहाँ मंत्री, लेकिन कभी भी किसी भी हमारे खिलाफ में
एक बात आप जान लीजिए, ये रिकॉर्ड की बात है। अब बिहार विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देखिए जी कि मैं 4 विभाग का मंत्री रहा हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ में बिहार विधानसभा में कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं कोई प्रश्न किया हो कि मंत्री बेईमान है, भ्रष्ट है, ऐसा कोई नहीं है जी। हाँ, तो मैं अपने जीवन में कभी भी मैं गलत काम करने का प्रयास नहीं किया। और हमारा एक उद्देश्य है कि हम जिस परिवेश में पैदा लिए हैं, जिस समाज में पैदा लिए हैं, तो बचपन में हम लोगों को खून में भरा हुआ है कि गरीब का कल्याण करो, गरीब की मदद करो। हम लोग जो इतना लोकप्रिय क्यों हुए अपने क्षेत्र में है या हाजीपुर को पता कर लीजिए जी। जब भी मौका मिला तो कोई गरीब है, बीमार है, उसका इलाज हमने करवाया। कोई गरीब है, उसकी बेटी की शादी है, हम लोगों ने शादी विवाह करवाया। श्राद्ध है, विवाह है, सब जगह दुख में सुख में हम लोग 24 घंटा साथ रहते थे। जब मौका मिला तो हम लोगों ने बहुत से लोगों को रेल मंत्रालय में नौकरी भी दिया। आज हमारा नौकरी दिया हुआ बहुत से लोग हैं। तो इसलिए हम कर्म पर विश्वास करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे पिताजी कबीर पंथ के संत थे, उन्होंने जो शिक्षा दी उसी शिक्षा के आधार पर आज तक हम लोग तीनों भाई काम किए। इसलिए कहीं भी कोई ई फगर बट नहीं हुआ, कहीं कोई दाग नहीं लगा। जी। अच्छा, आपने किसानों, बेरोजगारों और दलितों के लिए कोई बड़ा कदम उठाया हो जिसका जिक्र इस पॉडकास्ट में आप करना चाहते हो? मैंने आपसे कहा ना कि मैं दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 1983 में मेरे ही कहने पर पासवान जी ने दलित सेना का गठन किया था। और उस समय से पूरे देश में जहाँ कहीं भी दलित पर अत्याचार होता था और आज भी होता है। जी। उस जमाने में भाई साहब छुआछूत की भावना थी और दक्षिण भारत में अधिक लोग छुआछूत मानते थे। दलितों से शरीर में लोग छूता नहीं था, टच नहीं करता था। चाय देना हो तो दलित साउथ में मैंने देखा कि जो चाय की दुकान है उसमें मिट्टी का बर्तन अलग से रखा हुआ रहता था दलितों के लिए। हाँ, तो जो दलित समाज के लोग गए थे अपना उसमें मिट्टी में चाय पिया और फिर उसको फेंक दिया। इतना छुआछूत था। बिहार में भी था उस समय, आज से 60-70 वर्ष पहले जाइए जी, तो बिहार में भी व्यक्ति से छुआछूत मानता था। ये पूरे देश में ये था। लेकिन धीरे धीरे पासवान जी ने दलित सेना के गठन करके उस छुआछूत को हम लोग मिटाए। आज हम दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी भी जहाँ कहीं भी देश में और बिहार में घटनाएं घटती है, जैसे अभी देखिए होली के दिन आरा में ये औरंगाबाद में घटना घटी है। कोमल पासवान नाम की लड़की थी, मैं संक्षेप में कहता हूँ। उसको पूंजीपति लोगों ने, किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने उसके छाती पर गाड़ी चला दिया, उसकी मृत्यु हो गई, घटनास्थल मृत्यु हो गई। मैं खुद गया वहाँ जा कर के मैं ये किया मैं, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा कोई उसको सुविधा नहीं दी गई। आज से आपको 1 महीना पहले कुढ़नी में हुआ जी। हमारा दलित सेना का टीम, सबसे पहले हमारा दलित सेना का टीम वहाँ गया और वहाँ जा कर के ये किया। तो बिहार सरकार में मेरा ये कहना है, आपने प्रश्न पूछा ही नहीं, बिहार में 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है। आ रहे हैं सर, उस क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। अच्छा, आपने एनडीए के साथ गठबंधन किया, इसमें सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगी? क्या लाभ हुआ इस गठबंधन करने से, एनडीए में रहने से? देखिए 2014 में जी, उसमें में हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे, तो हम लोगों को एनडीए गठबंधन में जाने का मौका मिला। उस समय आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जहाँ तक मुझको जानकारी है, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और एनडीए गठबंधन में जाने का मौका मिला। और 7 सीट एनडीए गठबंधन के तहत हम लोगों को मिला था, जिससे 7 में से 6 सीट हम लोग जीते और 7वां सीट जो नालंदा का सीट था वो भी सीट हम लोग जीत गए थे। लेकिन उसमें प्रशासन की बेईमानी के चलते वो सीट हमारा उम्मीदवार अति पिछड़े समाज का उम्मीदवार था, वो 7,000 कुछ वोट से हारा। दूसरा बार जब चुनाव हुआ 2019 में, तो उसमें भी हमको 6 सीट मिला और 6 सीट पे हम चुनाव जीते और कोई भी मेरा उम्मीदवार 1.5 लाख 2 लाख वोट से कम से नहीं जीता। तो एनडीए में जब तक हम रहे, पासवान जी जब तक जीवित रहे और जब तक हम लोगों ने रहा, तब तक हम एनडीए के बहुत ही ईमानदार सहयोगी माने जाते थे। और हम आज तक कभी भी एनडीए के खिलाफ में, जब मैं मंत्री था और उस समय में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब जन्मदिन होता था 17 सितंबर, मुझको आज भी याद है, जैसे विश्वकर्मा का दिन है, तो देश का मैं पहला सांसद था
जो मैंने बयान दिया था कि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ की आबादी इस देश में है, और 1 अरब 40 करोड़ आबादी का सबसे बड़ा शुभचिंतक वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। भगवान के रूप में ये पिछड़ा सभी की कल्याण की बात वो करते हैं। तो मैं सब दिन, जब तक मैं ईमानदारी से रहा एनडीए गठबंधन, तब तक मैं ईमानदारी से रहा। जिस दिन मैं इस्तीफा भी दिया हो उस दिन भी मैंने अपने आदर्श के रूप में मैं माना। और उसके बाद 14 अप्रैल जी 2025 को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह है, उस दिन हमने पूरे बिहार का भ्रमण करके 26 जिला का हमने भ्रमण किया। और 26 जिला में जो मुझको जानकारी मिली, जो आवाज़ मिला, वो वर्तमान सरकार के खिलाफ में वातावरण हमने देखा और सत्ता परिवर्तन की आवाज़ आई। और 14 अप्रैल को हमने विधिवत पार्टी की राय से घोषणा किया कि मैं आज से एनडीए गठबंधन से मैं अपना नाता तोड़ रहा हूँ। तब महागठबंधन से हो गई दोस्ती, सब कुछ फाइनल। महागठबंधन से हमारी दोस्ती हो गई। और देखिए, पूर्व में भी आपको मैंने पूर्व में कहा था कि मैं 77 से बिहार विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। और 1990 में जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझको पहली बार मंत्रिमंडल में स्थान मिला। मैं उसमें राज्य मंत्री फॉरेस्ट बनाए गए थे। और वहीं से राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन भी हम लोगों का उनके परिवार के साथ अच्छा रहा। बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता शुरू से रहा और सब दिन हम लोगों ने निभाया। और आज देश में 2 ही गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन जी। है। जब एनडीए गठबंधन से हमने नाता तोड़ा और इंडिया गठबंधन के समीप हम नज़दीक गए, तो आज से पहले से हमारी बात हो रही थी। 5 तारीख को जब बड़े साहब का जन्म दिवस था 5 जुलाई को, तो हमने महागठबंधन के तमाम लोगों को मैं निमंत्रण दिया श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उसमें सभी दलों के लोग आए, बड़े से बड़े लोग आए, वर्कर्स आए, सभी लोग आए। और उसमें आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी आए और उन्होंने प्रेस को जो ब्रीफ किया वो सब लोगों को मालूम है कि हम एनडीए गठबंधन छोड़ चुके थे। अभी आरजेडी गठबंधन के हम समीप चले गए और जब भी होगा बहुत जल्द ही विधिवत घोषणा हो जाएगा। अच्छा, विधिवत घोषणा क्यों नहीं हो रही है? कुछ अड़चन है? नहीं, कोई अड़चन है, समय की कमी है। अच्छा, समय की वजह से क्योंकि चुनावी गतिविधि बहुत तेज है। जैसे मान लीजिए इधर होना था तो 9 तारीख को बिहार बंद है, तो उसमें हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से घोषणा किया है कि हम बिहार बंद में शामिल होंगे। 9 तारीख के बाद फिर ऐसा मौका कभी मिलेगा। उसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, कोई व्यवहारिक अड़चन नहीं है। समय की कमी है, समय जिस दिन होगा हो जाएगा। तब तक यह बात हो गई होगी कि पारस जी की पार्टी इतनी सीटों से चुनाव नहीं। देखिए, ऐसा है भाई साहब कि देश है, बहुत बड़ा देश है और अपने देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि बड़ी से बड़ी पार्टी और छोटी से छोटी पार्टी आज की तारीख में बिना गठबंधन का कोई पार्टी नहीं है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वहाँ भी 24-25 दल का गठबंधन है। बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन में, आरजेडी गठबंधन में भी कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएम वाले वीआईपी पार्टी के लोग हैं, हम लोग भी आ रहे हैं। ये भी बड़ी 7-8 दल का मिश्रण है। तो सबसे पहले तो जो बड़ी पार्टी है, जो घर के मुखिया होते हैं, सबको खिला के खाना खाते हैं। अच्छा। हाँ, तो घर के मुखिया तेजस्वी जी हैं। हाँ। पार्टी के मुखिया तेजस्वी जी हैं, गठबंधन के मुखिया तेजस्वी जी हैं। अच्छा। चेयरमैन वो हैं। हाँ। तो पहले सबको खाना खिला देंगे, पहले आप लोगों में बांट देंगे। हाँ, सब कि पारस जी का इतना, मुकेश सहनी का इतना, कांग्रेस का इतना, कांग्रेस का इतना, सीपीआई सीपीएम माले का इतना। और उसके बाद जो बचेगा वो अपने हिसाब से होगा, जैसे भी हो। घर के मालिक का कर्तव्य होता है। तब तो इतनी मांग है कि सीट कहाँ बचेगी तेजस्वी जी के लिए? सीट निकालने से होता है। अच्छा, निकल जाएगी सीट निकालने से होता है। देखिए, दिल बड़ा रखिएगा तो निश्चित रूप से आपका दल भी बड़ा होगा। अच्छा, इसलिए दल बड़ा रखने के लिए दिल बड़ा रखना पड़ेगा। हाँ। और वो समय की पुकार है
और सरकार हमारी बनेगी। ये बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने 26 जिला का भ्रमण किया। जो हमारे समर्थक लोग हैं, हमारे समर्थक अधिकांश लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, अक़लियत के साथी हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं जी। और उन लोगों में एक आक्रोश है। आक्रोश क्या है कि 20 वर्ष से बिहार में एक व्यक्ति, एक पार्टी की सरकार है, लेकिन बिहार में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा कल कारखाना नहीं हुआ। जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार लोगों की फौज जमा है। बेरोजगारी व्यवस्था का आपने कुछ किया नहीं, कोई बड़े कारखाना नहीं मिला। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि दिन दहाड़े लूट, हत्या, बलात्कार आपने देखा। परसों खेमका साहब की हत्या हो गई, गोपाल खेमका की हत्या हो गई। आज भी किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। सिवान में 6 आदमी मारे गए हैं। तो रोज कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है। इसलिए सत्ता परिवर्तन, हाँ, किसी भी परिस्थिति में सत्ता परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना है। अच्छा, ये पारस जी के मन में क्या कि संख्या मत बताइए कि कितनी सीटें मिलेंगे। ये इतना लोगों को तो हम विधायक बना देंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से। ऐसा है भाई साहब कि मैं जब पूरे बिहार का मैं भ्रमण किया और मैं जिला का सम्मेलन भी किया, तो हमारा एक ग्रुप ये भी था कि जो सर्वे करे कि हमारे दल में कौन जीता उम्मीदवार है जी, उस क्षेत्र में जो सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार कौन है, जिसको कल हम मौका देंगे तो वो बिहार विधानसभा का सदस्य हो सके जी। तो हमारा सोच ये है। तो सर्वे में क्या है? मेरा सोच ये है कि चूंकि उद्देश्य बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है, सत्ता परिवर्तन की बात है, तो हम ऐसा सीट मांगे गठबंधन के साथियों से जहां हमारा उम्मीदवार 100 में 100% हमारा उम्मीदवार जीते जी। तो वो जब समय आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग बैठ के तय करेंगे। और अच्छी बात है कि चेयरमैन ने, जो हमारे गठबंधन के चेयरमैन ने, उन्होंने आदेश दिया, निर्देश दिया कि भाई सीट के साथ साथ अब अपना उम्मीदवार दीजिए। सीट के साथ उम्मीदवार का मैंने सभी लोगों को कहा, सब आपके जो योद्धा तैयार हैं, हाँ, कौन से योद्धा सामने रखना है तेजस्वी के सामने, कौन सा पहलवान है, हाँ, जो युद्ध मैदान में लड़ाई ताल ठोकेगा। तो जीत कोई माने नहीं रखता है, अच्छी सीट कोई माने नहीं रखता है, योद्धा जीत माने रखता है जी। बात समझ रहे हैं कि सीट कोई मतलब नहीं है, संख्या का मतलब नहीं है। आप कितने संख्या में आपके पास में सही उम्मीदवार हो, जो जिताऊ उम्मीदवार हो, जो सही पहलवान हो, जो पहलवानी करके चुनाव जीत सके, वैसे लोगों का ऐसे दर्जनों पहलवान हैं अपने हमारे पास है बहुत सा बात। जब समय आएगा, जब हमसे लिस्ट मांगा जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक रखेंगे आप सामने। सीट का भी नाम दूंगा और मैं पहलवान का भी नाम दूंगा। आपको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है 2-3 दफा? नहीं, उसका कारण है भाई साहब, देखिए टेक्निकल बात समझिए। हाँ, नहीं, हम चाहते हैं कि जनता समझे। हाँ, जनता समझे। तो अभी तक विधिवत हम महागठबंधन के पार्ट नहीं हुए थे जी। जब विधिवत हम महागठबंधन के पार्ट होंगे तब तो मीटिंग में बुलाया जाएगा। बिल्कुल। अब जैसे 1 सप्ताह के अंदर जो हम विधिवत महागठबंधन के सदस्य हो जाएंगे, तो जो अगली बैठक होगी उसमें निश्चित रूप से हमारी भागीदारी होगी। इसमें कोई फिक्र वट नहीं, अपने पास योद्धा भी तैयार है। अच्छा, एनडीए से दरकिनार क्यों हो गए? नहीं, लोग जानना चाहते हैं। आप इतने कर्मठ मंत्री रहे, आपकी सोच बहुत सकारात्मक रही, आप हर सुख दुख में एनडीए के साथ रहे, इसके बाद 2024 में आपको किनारे क्यों किया गया? आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप खेत में फसल है, खेत में आप खेती करते हैं, पौधा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, खाद देते हैं, बीज देते हैं, हल जोतवाते हैं, और जब पौधा आगे हो जाता, फल फूल लगने लगता है, तो आंधी आ जाता है, तूफान आ जाता है, बाढ़ और सुखाड़ हो जाता है। हाँ, तो वही समझिए, मतलब राजनीति में भी ऐसे वक्त आते हैं। राजनीति में खूब होता है, ऐसा खूब होता है। हाँ, कभी बाढ़ आया, कभी सुखाड़ आया, कभी अच्छा है, कभी खराब है, कभी दिन है, कभी रात है। हाँ, उससे हम लोगों को कोई सेहत पर असर नहीं पड़ता है। नहीं, राजनीति करने वाले आदमी है, जैसे अभी दिन है जी, तो रात होना निश्चित है एकदम, और जब रात होगा तो कल सुबह होना निश्चित है एकदम। ये भी दिन और रात दोनों का संबंध है, चक्र है, ऊपर नीचे चलता है। सुख और दुख दोनों का एक संबंध है, गरीब और अमीर उसका भी संबंध है। सबका कहीं न कहीं ईश्वर के द्वारा सब कुछ है, और सब कुछ इसी पृथ्वी पर है। आपने जब सुख देखा है तो दुख देखने के भी तैयार रहना चाहिए जी।
और जब आप दुख देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सुख भी होगा। अभी दिन है तो धैर्य रात रखना होगा, चाहिए, और रात है तो कल दिन होगा। हाँ। आशावादी लोगों को होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए, राजनीति में नहीं होना चाहिए, अपने या जीवन में भी। जीवन के लाइफ में कभी निराशावाद नहीं होना चाहिए। हम लोग आशावादी व्यक्ति तो है। ऐसा मान के चले कि 2025 सुहाने दिन आने वाले हैं पारस जी के और उनकी पार्टी के, उनके कार्यकर्ताओं के। निश्चित रूप से हमारा जो कर्म है, हमारा जो काम किया हुआ है, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, हमने जो संगठन किया है पूरे बिहार में, आज 25 वर्षों से 2000 में हमारी पार्टी बनी थी, आज 2025 है। 25 वर्षों में हमने जो कर्म किया है बिहार की जनता को मालूम है। और हमारा जो समाज है, हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, निश्चित रूप से उनकी इच्छा है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, हम आगे बढ़ें। अच्छा, तो पारस जी इस बार चुनाव खुद लड़ेंगे या कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे? नहीं, मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने आपसे कहा कि जो हमारे दल में अच्छे उम्मीदवार होंगे, जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे, जो जनता के बीच में लोकप्रिय लोग होंगे, वैसे लोगों का मैं लिस्ट दूंगा। उसी में से जो और पार्टी के वर्कर को मैं टिकट दूंगा। ये भी मैं आपको वचन देता हूँ इसमें पॉडकास्ट के माध्यम से कि मैं बाहरी उम्मीदवार को नहीं दूंगा। मैं जब भी दूंगा तो अपने पार्टी के वर्कर को, जो सम्मानित वर्कर है, जो रात दिन पार्टी के लिए खटा है, मरा है, जिया है, उसके लिए हम भी मरेंगे, खटेंगे, जिएंगे। जी, तो इसमें ऐसे में अब क्या यशराज चुनाव लड़ेंगे, प्रिंस चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? देखिए, यशराज मेरा बेटा है और वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है। जी, दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया, फिर विदेश किया, लंदन से पढ़ लिख के आया है। उसकी रुचि है, राजनीति में आने की रुचि है, लेकिन डेमोक्रेटिक लगातार वो इन दिनों मंच पे दिखते भी हैं आपके साथ। लेकिन पार्लियामेंट्री में ये जो डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें सर्वसम्मति से हम लोगों का कोई फैसला होता है। तो जब भी जो भी सीट हमको मिलेगा, सीट मिलने के बाद हम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय सूरजभान सिंह जी हैं, और बिहार प्रदेश के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भूषण राय जी MLC हैं। हम लोग बैठेंगे। अब बैठ करके उसमें जो तय होगा कि कौन कैंडिडेट किसको लड़ाया जाए, किसको नहीं लड़ाया जाए, उस पर विचार होगा। उसमें जो तय होगा उनको हम लोग मौका दें। अच्छा, पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आप चूँकि सूरजभान सिंह का नाम ले रहे हैं, आपने उसको संबोधित किया था, तो एक तस्वीर ऐसी आई और इस पे बहस होने लगी सत्ता के गलियारों में कि पारस जी तो अपनी बात उन्होंने कही है, लेकिन पता नहीं क्यों दादा मतलब सूरजभान सिंह गुमसुम आखिर क्यों थे। तो ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, ये सब कुछ बात नहीं। आप लोग ही फकर बट बहुत लगाते हैं। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये आप जान लीजिए। जी। और डॉक्टर ने कुछ मना किया, वो बहुत कम इधर प्रेस मीडिया को संबोधित करते हैं। उससे कुछ नहीं। हमारा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता हमारा है 2004 से। जी, उस परिवार से हमारा रिश्ता, उसमें बड़े साहब भी जीवित थे, हमारा परिवार से, उस परिवार से रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता है और छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता है। और इस ढंग से जो कभी बयान, ऐसा कुछ बयान नहीं है। सूरजभान सिंह जी हमारे बहुत ही पार्टी के रीढ़ वो है। उनके छोटे भाई चंदन सिंह जी हैं। आज संजोग से देखिए, भगवान का शुक्र है कि उस घर से 3 सांसद हैं जी। और हम लोगों का जो रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, उसमें कहीं कोई फिक्रबट नहीं है। हमारे दल के लिए वो सर्वोपरि है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, सीट मत बताइए, कौन चुनाव लड़ेंगे वो मत बताइए, अलौली वाली सीट तो अपने पास रहेगी ना? सीट मिलेगा तो हम लड़ेंगे। नहीं, देखिए, वो तो चेयरमैन के जिम्मे है। जो सीट मुझको मिलेगा जी, मेरा प्रयास रहेगा, चूँकि मेरा गिरिह जिला है, गिरिह क्षेत्र है, और हम वहाँ से 7 बार लगातार विधायक भी रहे हैं। 7 बार 77 से लेकर 25 वर्ष तक हम वहाँ के विधायक रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि निश्चित रूप से वो सीट मिले। लेकिन खाने वाले की भूख है, खिलाने वाले की भूख हो तब तो भूख लगी हुई है आपको, लेकिन खिलाने वाला खिलाएगा तब तो खाएंगे हम। इसलिए मैंने शुरू से मैंने कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें कभी भी राजनीति में कोई भी असंभव चीज़ नहीं होता। राजनीति में सब कुछ संभव है। मेरा प्रयास रहेगा
अब आगे भविष्य की चिंता करिए, भविष्य में जो होना होगा वो अच्छा हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि जो भी होगा वो अच्छा वो हो। बेहतर होगा। अच्छा, आपको लेके कह रहा है लोग कह रहे हैं जो राजनीति को समझते हैं कि पशुपति पारस जो हैं सब ट्रांजिशन लीडर हैं, अब नई पीढ़ी को चीज़ें सौंपने की कोशिश में लगे हैं, ऐसा है? ऐसे जी स्वाभाविक ना है जी, एक उम्र का तकाजा होता है। अब हम 9 बार हाँ, तीनों सदन के मेंबर हो गए, 7 बार विधानसभा के सदस्य हुए, 1 बार विधान परिषद के सदस्य हुए और 9वीं बार लोकसभा के सदस्य हुए। हम बिहार सरकार में भी मंत्री रहे, भारत सरकार में भी मंत्री रहे, सब हमने सब कुछ किया। 48 वर्ष की एक ज़िंदगी होती है, 48 वर्ष एक लाइफ होता है। पॉलिटिकल लाइफ मेरा 48 वर्ष का पूरा हुआ है, 2077 से लेकर देख लीजिए आज 2025 है। बड़ी लंबी अवधि है, बड़ी लंबी अवधि है जी तो अब आराम करने का भी समय है। जी। तो अपने जो नया पीढ़ी है, नई पीढ़ी के लोगों को, बाल बच्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। और युवा का युग है देश में, जो नौजवान लोग हैं वो उसमें अधिक ताकत है, अधिक काम करने की शक्ति है। जी जी। इसलिए निश्चित रूप से हमारा सोच ये है कि हम अपने परिवार ही नहीं, पार्टी में भी जो गठबंधन धर्म है उसमें भी ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम नए लोगों को मौका देना चाहिए। अच्छा सर, कभी ये लगता है कि ईगो की लड़ाई में हमने यशराज को, प्रिंस राज को, दोनों को फंसा दिया? नहीं कभी मन में ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम लोगों को परिवार में तो राजनीति घर घर में बसा हुआ जी, बसा हुआ शुरू से। राजनीतिक जीवन में मैंने आपको कहा कि 48 वर्ष पूर्व में विधायक हुआ और पासवान जी 55-60 वर्ष पहले से रहे। 52 वर्ष के लगभग हमको लगता है 52-53 वर्ष उनका राजनीतिक जीवन रहा होगा। तो घर घर में हमारे गांव में भी या परिवार में जो माहौल होता है जी, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन काहे होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर काहे होता है, किसान का बेटा किसान क्यों होता है, वो पारिवारिक परिवेश को देखता है और वहीं से उसका रहन सहन व्यवहार स्वभाव सब काम करता है। इसलिए ये कोई व्यक्तिगत रूप से ये गॉड गिफ्टेड होता है, ईश्वर की देन है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। और वो है सब लोगों में है, यशराज पासवान में भी है, प्रिंस राज पासवान में भी है, सब में। यशराज भाषण बहुत अच्छा देते हैं। पर मैंने आपसे कहा ना कि पढ़ा लिखा है जी, और लंदन से पढ़ के आया, तो वो झलक दिखती है। हाँ निश्चित रूप से वो व्यवहारिक लड़का है, बहुत व्यवहारिक है जी। अच्छा, उम्र के तकाजे की आप बात कर रहे थे, तो नीतीश जी के बारे में कुछ कहेंगे? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं नीतीश जी के बारे में। नहीं, हम किसी के बारे में आरोप प्रत्यारोप करना नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति राजनीतिक जीवन में सुख भी है, दुख भी है, अच्छाई भी है, बुराई है। व्यक्ति जो होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, यदि उसमें सब गुण हो जाए संपन्न, तो व्यक्ति नहीं कहलाएगा, वो भगवान कहला जाएगा। बात समझ रहे हैं? चाहे आप हों, हम हों, कोई भी हो जी। तो शारीरिक रूप है और व्यक्ति है, तो व्यक्ति में कहीं कहीं गुण होता है, कहीं अवगुण होता है, कहीं अधिक गुण होता है, कम अवगुण होता है, कहीं अधिक अवगुण होता है, कहीं कम गुण होता है। हाँ। तो ये चलते रहता है, दुनिया की सृष्टि है, चलते रहता है, उस पर कोई मेरा कमेंट्स नहीं। अच्छा, उनकी उपलब्धियों पे 20 साल सत्ता में रहे, तो सही में आप चूँकि एनडीए में भी रहे, अब महागठबंधन की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता है सही में बिहार का विकास हुआ या सिर्फ कागजी है ये सारी चीज़ें? देखिए, जब आप इतना टैक्स लेते हैं भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा, टैक्स तो आप लेते हैं, बिल्कुल, चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, सब टैक्से पर है जी। उसी पर सरकार चल रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, भारत सरकार हो। आपने अपने मन से तो कुछ दिया नहीं हो, तो जनता की पैसा, जनता से पैसा लेकर के जनता को आप दे रहे हैं। लेकिन जो विकास होना चाहिए था, मैंने आपसे पहले कहा कि 20 वर्ष के राजनीतिक जीवन में सत्ता एक व्यक्ति का शासन 20 वर्षों तक है और वो एक पार्टी की सरकार है 20 वर्षों तक। लेकिन जितना बिहार का होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि बिहार में आपने देखा होगा कि एक भी कल कारखाना नहीं है जी। बगल में आप चले जाइए, बंगाल चले जाइए तो बहुत सा चीज़ है वहाँ। लेकिन बिहार में कोई एक बड़ा चीज़ बताइए, कोई बहुत बड़ा कारखाना हो, बगल में आपको झारखंड है, उसमें सब कुछ है, लेकिन बिहार में कुछ नहीं है। तो इस तरफ बिहार सरकार का ध्यान नहीं है। दूसरा मेरा आरोप है कि बिहार के में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिस दिन
लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं नहीं हो। आपने देखा होगा परसों खेमका साहब, गोपाल खेमका जी की हत्या हो गई, उसके पूर्व में उनके बेटे की हत्या हुई थी हाजीपुर में, गुंजन खेमका जी, 2018 उससे जी। पहले हुई थी। फिर आपने देखा होगा परसों जमीन के विवाद में यहाँ सीवान में 6 सीवान व्यक्तियों में। की हत्या हुई है। तो रोज हत्याएं का दौर चालू है। और ख़ास करके जो महिला समाज है, नीतीश जी माने जाते हैं कि महिला के बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं, इनके राज में सबसे अधिक महिलाओं पर अत्याचार हुआ। हाँ आप कहिएगा कैसे? जी। इनका गृह जिला है नालंदा, और नालंदा में आज से 6 महीना पहले कति पिछड़ी जाति की बूढ़ी महिला थी जिसके पैर में कांची ठोक दिया, कील ठोक दिया कील ठोक दिया गया। दोनों देखा- तलवे में। देखा गया। जी। होली के दिन औरंगाबाद में कोमल पासवान नाम की एक लड़की थी जिसका उम्र नाबालिग थी वो, जी। उसके सीने पर जीप चला करके उसकी हत्या हो गई। अभी कुर्नी में 20-25 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची से। नाबालिग बच्ची थी, वो सब दलित है, पासवान है, दलित भी है और पासवान महिला है, लड़की है, और उसको बलात्कार करके उसके गर्दन पर उसको मारने का प्रयास किया गया। लेकिन भगवान का शुक्र था थोड़ा देर के लिए वो बच गई। लेकिन व्यवस्था इतना खराब है बिहार का, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतना खराब है, लाख कितनों कोई बड़ाई कर ले, जी। लेकिन उस बच्ची को दवाई के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में वहाँ से समुचित लाया। इलाज समय पे नहीं समुचित इलाज नहीं हुआ, एम्बुलेंस नहीं मिला, एम्बुलेंस मिला भी तो पीएमसीएच में आई, यहाँ उसको बेड नहीं मिला, और अंत में 7-8 घंटा के बाद लड़की कराते कराते मर गई। ये बिहार का विधि व्यवस्था यही है। जी। अच्छा, नीतीश की कोई उपलब्धि मानते हैं कि हाँ बिहार में ये है नीतीश की उपलब्धि? देखिए, जब आप घर के मालिक हैं तो आपका सब उपलब्धि है, सब उपलब्धि है, लेकिन माइनस क्या है आपको ये तो देखना होगा हाँ, ना। हाँ। हम प्लस के पीछे नहीं जाएंगे, जी। हम माइनस के पीछे जाएंगे कि आपका माइनस क्या है। तो शराबबंदी नीतीश कुमार की नहीं, उपलब्धि नहीं है? नहीं, उपलब्धि नहीं है। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ जी। कि शराबबंदी को मैं अच्छा मानता था, लेकिन वो ईमानदारी से बिहार में शराबबंदी नहीं है। अब जैसे गुजरात चले जाइए, जयप्रकाश नारायण जी के समय में 77 में जब शराबबंदी हुआ था, वो और आज के तारीख में फ़र्क है। आज कहने के लिए शराब बंद है, जी। लेकिन खुलेआम बगल के प्रदेश से, जी। बगल में नेपाल है, बगल में झारखंड है, बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बंगाल है, ये चारों तरफ से जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से शराब रोज सप्लाई होता है यहाँ। और प्लस यहाँ जो दियारा क्षेत्र है वहाँ शराब की भट्ठी है, और पुलिस के साठगांठ से, जी, पुलिस के द्वारा संचालित किया जाता है शराब भट्टी को। और उसमें पुलिस, आजकल जानते हैं बिहार में क्या हो रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक चर्चा है कि ये कहाँ सबसे अधिक शराब की बिक्री होती है, कहाँ सबसे अधिक शराब अवैध रूप से बनाया जाता है। जी। और वहाँ सबसे अधिक डाक होता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, और सबसे अधिक पैसा दे करके लोग वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते हैं। तो और जब से शराबबंदी हुआ, हमको लगता है कि 17 से हुआ या कब से हुआ, तब से यहाँ 200-300 लोग नकली शराब पी के मर गया। जी। और कौन व्यक्ति मरा? सभी गरीब लोग मरा, गरीब लोग, दलित समाज के लोग मरे, अकलियत के लोग मरे, पिछड़ी जाति के लोग मरे, अति पिछड़ी जाति के लोग मरे, नकली शराब। जी। और यदि आपका शराबबंदी सही है तो रोज शराब पकड़ा कैसे जा रहा है? ये भी देखिए सोचने वाली बात है कि आपका यदि शराबबंदी सही कदम है तो रोज दूसरे स्टेट से, हरियाणा से, पंजाब से रोज ट्रक यहाँ आता है, 10 ट्रक आता है, उसमें खाना पूर्ति के लिए आप 1 ट्रक पकड़ लेते हैं, 9 ट्रक को ब्लैक करवा देते हैं, और पूरा प्रशासन उसी के पीछे लगा हुआ है। अभी हमको लगता है कि काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में, गिनती तो मुझको नहीं है, हज़ारों की संख्या में लोग जेल में बंद हैं जी, शराब पीने के आरोप में। हाँ। लेकिन आप उसमें आप देखिएगा, परसेंटेज देखिएगा तो 100 में 100% लोग गरीब लोग हैं, उस 1% भी लोग अमीर नहीं है। अमीर घर में बैठ के दारू पीता है, यहाँ पुलिस उसके यहाँ नहीं जाती है जी। लेकिन गरीब लोग यदि सड़क पर पकड़ा गया कहीं, खाना पूर्ति के लिए पुलिस उसको पकड़ के बंद कर देती है, और उसके पास इतना पैसा नहीं है, 1000-500 रुपया भी नहीं है जी, कि जेल से जमानत करके छूट के बाहर आवे। जी।
मतलब तो असफल ये- है शराबबंदी बिहार में। बिल्कुल 100% असफल है। असफल दूसरी है। बात है भाई, उसी की कर्म में मैं कह रहा हूँ आपको कि जैसे ताड़ी है, जी ताड़ी पासी समाज के लोगों का जातीय पेशा है, जी और देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, उस अधिकार का भी आप हनन करते हो भाई। क्या हनन करते हो? तो ताड़ी जो है, जैसे लोग किसान खेती करता है, सभी जाति का अलग अलग पेशा है। जी कपड़ा धोने का पेशा अलग है, खेती करने का पेशा अलग है, जूता सीने का पेशा अलग है। जी उसी तरह से उस समाज के, उस जात के लोगों का पेशा है ताड़ी उतारना और ताड़ी बेचना। और ताड़ी जो नीरा ताड़ी जो होता है वो शरीर के लिए भी लाभदायक होता है, लेकिन उस पर भी आपने रोक लगा दिया, जिसके चलते उसके परिवार के भरण पोषण रुक गया, उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह रुक गया। ओके। आमदनी ही हाँ, हो आमदनी गई। समाप्त हो गया। इसलिए जी। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि ताड़ी पर जो प्रतिबंध है बेचने पर और उतारने पर, इसको बिहार सरकार इसको समाप्त करे, और उसको जो उसका मौलिक अधिकार का आपने हनन किया है, उसके मौलिक अधिकार को आप वापस करिए। वापस करिए। तीसरी बात है चौकीदार दफादार। जी मेरी बात सुन लीजिए। चौकीदार और दफादार सदियों से, हम मुझको लगता है कि हजारों हजार वर्ष से जी चौकीदारी प्रथा अपने देश में है। अंग्रेज के ज़माने से लेकर के मुगल पीरियड्स में भी था। जी और चौकीदार की व्यवस्था, चौकीदारी व्यवस्था जो है से एक जात के लोगों के पास में था। वो जात का नाम है पासवान, दुसाध। जी हाँ, दुसाध दुसाध जाति जो होता है, दुसाध जो होता है वो सेवक माना जाता है, जी। समझे ना। और पासवा का मतलब होता है रक्षक, शुद्ध हिंदी उसका होता है रक्षक। ये पासवान जाति जो है, दुसाध जाति जो है, वो रक्षा करने वाला जात है और हिम्मतबाज है और ईमानदार जात होता है, ईमानदार जात कौम होता है। इसी के समय से मुगल पीरियड से लेकर अंग्रेज ज़माने से भी ये जो व्यवस्था लागू किया गया पासवान समाज के लिए। और जब हमारी सरकार बनी, डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, प्रजातांत्रिक व्यवस्था आया, तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी ने उसके कष्ट को देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, चौकीदार समाज जो है बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदारी से देश की सेवा करता है, भर भर रात काम करता है। इसको चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में का दर्जा उन्होंने दिया, जाते जाते भी दे दिया। जी और जब से चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में दर्जा मिला, तब से बिहार सरकार का नज़रिया बदल गया। क्योंकि बिहार सरकार में पहले भी बोला हूँ, आज भी बोलता हूँ कि बिहार सरकार दलित विरोधी है और पासवान विरोधी है। अच्छा, पासवान विरोधी है। क्योंकि उसमें 100% पासवान समाज के लोग हैं। हाँ और आज 1 वर्ष से आंदोलन चल रहा है चौकीदार की तरफ से। आप गांव घर में देखे हुए, आप तो गांव के परिवेश में रहने वाले लोग हैं। जी तो गांव में जो रखवार होता है, जिसका काम है खेती का रखवारी करना, वो भी पासवान समाज के लोग होता है। जी जी चौकीदार जो होता है वो पासवान समाज के लोग होता है। उसमें विपत्ति में आप 5 रुपया 7 रुपया उसको वेतन देते थे, वेतन नहीं था ऐसे आप देते थे, उस समय आप उससे काम लिए। और आज जब चतुर्थ वर्गीय श्रेणी का दर्जा उसको मिल गया, आप उससे उस काम को वंचित कर दिए और आप उसको जनरल सीट घोषित कर दिए। ये बिहार सरकार की मंशा बहुत गलत है। अच्छा, दोहरी नीति है ये। मैं बार बार कहता हूँ हम्म कि बिहार सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी पासवान विरोधी हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जी भारत का जो संविधान बनाया गया, उसमें जो मौलिक अधिकार दिया गया, उसमें कहीं भी दलित समाज को, दलित और महादलित की का संज्ञा संविधान में नहीं है। है नहीं है। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो पहला बार उन्होंने दलित और महादलित बांट दिया समाज। और बिहार में 23 या 24 जाति दलित में है। सभी जाति को आपने महादलित की उपाधि दे दी, पासवान को छोड़ दिया। जी क्योंकि पॉलिटिकली पासवान एडवांस है। जी अब पासवान समाज के लोग उनको वोट नहीं देता है, इसलिए दरकिनार कर दिया। को वोट नहीं देता, इसलिए उन लोगों ने पासवान समाज को मुख्य धारा से हटाने का प्रयास किया, जिसके चलते कि दलित और महादलित का नारा दिया उन लोगों ने, आदेश पारित किया, चौकीदार दफादार को मुख्य धारा से अलग किया। आए दिन प्रतिदिन पासवान महिलाएं की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है। इसलिए मेरा ये आरोप है कि वर्तमान सरकार, बिहार की सरकार जो है,
वो दलित विरोधी तो है ही और पासवान विरोधी भी है। अच्छा, एक आरोप की बात कर रहे हैं, तो ये आरोप सही है क्या? जो पार्टी टूटी या जो लड़ाई हुई परिवार में, उसके पीछे नीतीश कुमार का हाथ, उनके मंत्रियों का हाथ? नहीं, वो सब कुछ नहीं था। वो सब देखिए, सब बाहर में अफवाह है, र्यूमर है। हाँ। मैंने आपने को कहा ना कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और 6 सांसद में 5 सांसद की राय थी जी कि हम इसे व्यवस्था से हम अलग हो जाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये नहीं है, प्रजातंत्र में, राजतंत्र का कहीं उपाय नहीं है। नहीं है, तो राजतंत्र का व्यवहार था, इसलिए 5 सांसद ने छोड़ के पार्टी अपना अलग करा। ठीक है। तो अच्छा, महेश्वर हजारी को लेकर कहा जाता है कि आपके रिश्तेदार हैं, वाकई में रिश्तेदार हैं? हाँ, देखिए, अब मेरा ननिहाल महेश्वर हजारी जी का जहाँ जन्म स्थान है, गिरी गांव है, कुशेश्वर स्थान जी, वहाँ हमारा ननिहाल है। वहीं हम लोग बचपन में पैदा भी लिए तीनों भाई, वहीं पढ़े लिखे भी। बच्चे में 7-8 वर्ष के थे हम लोग, तो जी बच्चे में वहाँ पढ़ाई लिखाई भी हुई, और ननिहाल का बहुत बड़ा हम लोग का स्नेह और प्यार मिला। महेश्वर हजारी जी हमारे डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हमारे चचेरे मामा के लड़के हैं, इसलिए हम लोग का जो रिश्ता, एक मिथिलांचल का एक कल्चर है कि जहाँ कहीं भी हम लोग मिलते हैं, जो बड़े मामा होते हैं उनको पैर छू के मैं प्रणाम करता हूँ, जो बड़ा भाई हैं तो महेश्वर हजारी जी हमको प्रणाम करते हैं। वो बाहर के लोगों को ही पता है कि हमारे डायरेक्ट हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं होते भी हम लोग डायरेक्ट करीब हैं, बहुत करीब हैं जी। शादी में, विवाह में, श्राद्ध में, दुख में, सुख में जी वो मेरे यहाँ आते हैं। मामी अभी जीवित हैं, उनकी माँ भी जीवित हैं, तो मामी से हम लोग का बहुत, महेश्वर हजारी जी के पिताजी का नाम था, वो सब दिन राम सेवक हजारी जी सब दिन वो हम लोगों के साथ रहे, हमारी पार्टी में थे। वो बिहार के मानचित्र पर थे, विधानसभा के सदस्य बने, लोकसभा के सदस्य बने, काफ़ी लोकप्रिय थे, है ना। उसी तरह से इस परिवार से रिश्ता हम लोगों का प्रगाढ़, जब से होश संभाले हैं 70-72 वर्ष से, जी, उस समय से हम लोग का रिश्ता मामा भेगना का, मेरा भाई रिश्ता है जी। और अब पराये से बढ़ के अपन लोग से कर रिश्ता है। अच्छा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बीजेपी है और जदयू है, इन दोनों की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? बिहार का जो आगामी चुनाव है भाई साहब जी, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ जी कि महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति बिहार में, मतलब नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? अब ये नहीं, मैंने कहा ना कि महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होगी। अच्छा, आप इससे आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। हाँ, प्लास्टिक का कपड़ा होता है ना, प्लास्टिक का बर्तन होता है, पी के उसको फेंक देते हैं जी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होने की संभावना 100%। अच्छा, मतलब बिहार में खेला होगा? होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर की जो राजनीति है उसको पारस जी कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको राजनीति का बहुत अनुभव है, देश में कई सरकारें बनाने में उनका योगदान रहा है। वो अपना प्रयास कर रहे हैं। वैसा तो बिहार में दर्जनों पार्टी है, सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ निर्भर करता है जनता के ऊपर भी निर्भर करता है। जनता सर्वोपरि है। अब बुलेट से अधिक ताकत बैलेट में होता है, और बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकलाइज है। आपने देखा होगा जो भी बड़ा आंदोलन हुआ, चाहे गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन हो, बाबू जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, इमरजेंसी के खिलाफ में हो, तो इसकी शुरुआत बिहार से ही शुरू हुआ। इसलिए बिहार में के लोग काफ़ी बुद्धिजीवी हैं और बहुत पॉलिटिकलाइज लोग हैं, और डिसीजन करने की कैपेसिटी बिहार के लोगों में है जी, कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं, आप जिस गठबंधन को छोड़ के आए हैं, मतलब एनडीए, इधर महागठबंधन, दोनों पर हमलावर रहते हैं। कहते हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर सब पर जीतेंगे सरकार तो हमारी बनेगी, हमारी पार्टी का। तो ये दावा नहीं, मैं उसमें कहीं रिएक्ट मैं नहीं करूँगा, लेकिन जनता सर्वोपरि है। अभी सभी दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सभी उम्मीदवार कहते हैं कि हम सबसे अधिक वोट से जीतेंगे, लेकिन जनता जब वोट देती है तो उसमें से बहुत लोगों का जमानत जब्त हो जाता है, बहुत लोग चुनाव हार जाता है। हाँ। तो मालिक तो जनता न है जी, बिहार की जनता है। नहीं, आप कहे ना कि आप 26 जिला घूमे हैं। हाँ। तो जनता क्या कह रही है? मैंने कहा आपको सत्ता के खिलाफ है,
सत्ता के खिलाफ है, नीतीश जी के खिलाफ है, जनता दल की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में है, उस सरकार के खिलाफ में जनता की आवाज़ है। 100 में 90% लोग चाहते हैं बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो। तो मतलब क्या चाहते हैं, महागठबंधन आ जाए या प्रशांत किशोर? महागठबंधन का क्लियर कट आपका सर्वे एकदम क्लियर कट है। सर्वे नहीं देख रहे हैं, एकदम देख रहे हैं, हम आपसे सर्वे जानना में चाहते जो हैं। भी सर्वे आया है हाँ, उसमें स्पष्ट रूप से जो लोकप्रिय नेता हैं तेजस्वी यादव जी उनके पक्ष में है, और चुनाव के बाद सरकार बनेगी, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। अच्छा, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। अच्छा, चिराग पासवान को, चूंकि चाचा हैं आप, तो क्या विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि वो उनका बयान आ रहा है, उनकी पार्टी बार बार कह रही है कि मैंने तो पहले ही कहा कि इस पर मेरा नो कमेंट्स है। ये यदि प्रश्न पूछना है तो आप उनसे पूछिए कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, देश की राजनीति में कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे जी। इफगरबट क्या है नहीं है, राजनीति में बहुत सा इफगरबट भी होता है। लेकिन सबसे पहले मैं तो कहा कि जनता सर्वोपरि है। जनता चुनाव में क्या रिजल्ट देगी वो भविष्य का इंतजार करें। अच्छा, मांझी जी के बारे में तो कह सकते हैं, मांझी जी की राजनीति आपको कैसी लगती है? देखिए, मांझी जी हम लोग से बुजुर्ग आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं मांझी जी। मैं मांझी जी की सराहना करता हूँ कि वो राजनीतिक जीवन में बहुत से उन्होंने उतार और चढ़ाव देखा है, और अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बिहार में अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, उनकी राजनीति आपको अच्छी लगती है? नहीं, राजनीति से मतलब नहीं है, व्यक्ति की बात मैं कह रहा हूँ। व्यक्ति अच्छे हैं तो एनडीए गठबंधन में है, हाँ, लेकिन व्यक्ति अच्छे हैं। नहीं, चूंकि हम व्यक्ति इसलिए कह रहे अच्छे हैं, हाँ, व्यक्ति अच्छे हैं। हाँ। नहीं, मेरा सवाल इसलिए है कि डिप्टी सीएम को लेके कहा जा रहा है कि मतलब मारा मारी है। आप जिस गठबंधन में जा रहे हैं वहां भी मारा मारी, एनडीए में भी मारा मारी। अच्छा, एक बात पूछते हैं भाई साहब आपसे, आपकी इच्छा नहीं है कि हम देश का प्रधानमंत्री बन जाएं? हमारी इच्छा नहीं है, दुनिया में सबकी इच्छा अनंत है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि खाने वाले की भूख है, हाँ, खिलाने वाला तैयार हो तब तो। अच्छा अब तो डिप्टी सीएम की बात बहुत बड़ी बात कह दी है। मुखिया का चुनाव भी जो होता है जी, वो जनता के इच्छा से होता है। मुखिया से ऊपर आप आइए तो विधानसभा का चुनाव है, उसके ऊपर जाइए तो लोकसभा का चुनाव है। बिना जनता के आशीर्वाद से आप विधायक नहीं बन सकते हो, बिना जनता के आशीर्वाद से आप लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं, बिना जनता के आशीर्वाद से डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, आप नहीं बन सकते। जनता का आशीर्वाद जरूरी है। जनता जिसको चाहेगी उसको ताज मिलेगा। अच्छा, आरएलजेपी की विचारधारा क्या, जो रामविलास पासवान की थी, या फिर पशुपति कुमार पारस ने उसमें कुछ जोड़ा है? क्या है विचारधारा? क्योंकि जनता को तो बताना चाहिए, चुनाव नजदीक है। क्या हमारी पार्टी का जो शुरुआत हुआ 2000 ईस्वी में, जो हमारी पार्टी बनी, उस समय पार्टी का नाम था लोक जनशक्ति पार्टी जी, और उस समय तो 1983 में दलित सेना का गठन हुआ था। दलित सेना एक सामाजिक संगठन है, और उसके हिसाब से जो पूरे देश में शोषित, दलित, पिछड़ा, अक़लियत जी पर जब कभी भी आफत आया, हत्याएं हुई, लूट हुआ, बलात्कार हुआ, तो हमारी पार्टी में एक ट्रेनिंग है कि उस ढंग से कि जो समाज में जो सबसे निरीह व्यक्ति है, सामाजिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है, प्रशासनिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है, आप उसको मदद करना आवश्यक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था क्यों किया? एक घोड़ा है, एक घोड़ा को आप रसगुल्ला खिला दिए, एक घोड़ा को घास खिलाइए, और दोनों को दौड़ा दीजिए, कंपटीशन में नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो समाज में जो कमज़ोर लोग हैं उसको सामाजिक स्तर पर उठाना आवश्यक है जी। चाहे वो किसी भी जात का लोग हो, उसी जाति के भी जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण की बात हमने की, हमारे पासवान जी ने किया, उनको आरक्षण मिला। पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको मंडल कमीशन मिला, दलित समाज के लोग हैं उनको आरक्षण मिला। तो ये व्यवस्था है कि आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। ये भारत का संविधान है जी, और जो भारत का संविधान है उसी संविधान के हिसाब से हमारे पार्टी का भी संविधान है, और हमारा नियत भी वही है। हम लोगों ने ट्रेनिंग भी वही दिया, चूँकि उस परिवार से हम आते हैं, शोषित पीड़ित दलित परिवार से आते हैं, इसलिए सोच हमारा भी वही है कि जो गरीब से गरीब लोग है उसको अधिक से अधिक सम्मान दे के
मुख्य धारा में जोड़ा जाए। उठा जी। अच्छा, बस अब छोटे छोटे सवाल है दो चार कि राजनीति के अलावा आपकी और क्या रुचियां हैं, क्या चाहते हैं कि हाँ अगर राजनीति नहीं हो तो हम ये करेंगे, ये मेरे पसंद की चीज़। देखिए, हम बचपन से ही खेती पर बहुत विश्वास करते थे और हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो खेती भी करते थे। अच्छे हम किसान के बेटा थे, अच्छे किसान के रूप में अच्छे खेती के बारे में हमसे पूछिएगा जी, मैं बहुत कुछ बता दूंगा जो बहुत सा पॉलिटिशियन नहीं बताएगा। अच्छा, धान की खेती कैसे होती है, मक्का की खेती कैसे होता है, आलू की खेती कैसे होती है, हमको बताएंगे। तो हमारी रुचि दो तीन रुचि है। राजनीति के अलावा किताब पढ़ने की रुचि है, बच्चे को पढ़ाने की रुचि है, शिक्षा देने की रुचि है, और अंत में हमारा खेती करने की रुचि है। अभी भी हम परिवार में कितनों बड़े राजनीतिक जीवन में हों, लेकिन आज भी हम लोग गांव के परिवेश में हैं जी। हम लोग का रहन सहन खान पान सब सामाजिक ग्रामीण परिवेश में है जी। और आज भी हम घर जाते हैं कभी कभी तो जाके खेत में जाते हैं, खेत में देखते हैं कि खेत में कैसा फसल है। तो ये रुचि हमारी है। रुचि है। अच्छा, तो खाली समय में क्या वही किताब उताब पढ़ते हैं? किताब पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं घर में। अच्छा, एक नेता के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती आपको अब तक क्या लगी और सबसे बड़ा संतोष क्या रहा कि हाँ ये हमने काम किया, ये मेरे दिल में था? देखिए, मैंने तो आपसे पहले कहा था भाई कि जो हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है वो शुरू से ही है कि जो निसहाय व्यक्ति है, जिसका कोई सहारा नहीं है जी। देखिए, मैं अपने राजनीतिक जीवन में ये काम किया हूँ। हमारे क्षेत्र में आप हाजीपुर में भी पूछ लीजिए, अलौली में भी पूछ लीजिए, हमारे दरवाजे पर ये मेरा एकदम दावा है कि मेरे दरवाजे पर 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला रहता था। जब मैं भारत सरकार का मंत्री भी था उस समय मेरे यहाँ टाइम अपॉइंट नहीं होता था। अब जान लीजिए 24 घंटा मेरे यहाँ दरवाज़ा खुला है। कोई भी व्यक्ति जो बीमार है, लाचार है, गरीब है, उसके बच्चे की पढ़ाई कभी आ सकता है, हाँ, उसकी बेटी की शादी है, बेटा की पढ़ाई है, नामांकन कराना है, ट्रेन का रिजर्वेशन कराना है, वो सब काम मैं करता था। और हमारा जो स्टाफ है, मेरा इंस्ट्रक्शन था कि सबसे पहले ये काम करो। और मुझको खुशी है कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी एक चींटी भी मैं नहीं मारा हूँ। और मैं 48 वर्ष की ज़िंदगी में पॉलिटिकल लाइफ में जितना संभव हो सका, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, मैं उसकी मदद किया हूँ। ये मुझको काफ़ी संतोष है जी। अच्छा, अगर कहें तो ज़्यादा काबिल कौन, अगर यशराज को देखते हैं और प्रिंस को देखते हैं तो? नहीं, काबिल सब है, हमारा बच्चा सब काबिल है। और सब प्रिंस भी पढ़ा लिखा, वो भी विदेश से पढ़ के आया है जी, इंजीनियरिंग किए हुए, वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, वो भी लंदन से पढ़ के आया है जी। क्या कहते हैं उसको, MBA किया है। हाँ, MBA किया और इंटेलिजेंट लड़का है। और जब इतना कम उम्र में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, अभी पार्टी का बिहार का प्रदेश का अध्यक्ष है जी। बहुत इंटेलिजेंट है। दोनों भाई इंटेलिजेंट है। दोनों भाई माने भविष्य उज्जवल है दोनों की। हाँ, दोनों का उज्जवल है। और दोनों भाई, मेरा आशीर्वाद भी है कि दोनों एक समय आएगा तो देश के बहुत बड़े मानचित्र पर जाएगा। अच्छा, और भतीजे चिराग और प्रिंस, दोनों में कौन लगता है ज़्यादा काबिल कौन? मैंने तो आपसे पहले कहा कि चिराग के नाम पर मेरा नो कमेंट्स। और प्रिंस के बारे में आप बता ही दिए। वो तो मेरा बेटा भतीजा है तो उसके बारे में बताएंगे आप। अच्छा अच्छा, लालू अच्छे नेता कि नीतीश अच्छे लीडर? लालू जी अच्छे नेता। लालू जी अच्छे नेता है, इसमें कतई दो राय नहीं है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, क्योंकि आपने उस मंत्रिमंडल में काम किया। केंद्र की बात मैं नहीं करूंगा, मैं बिहार की राजनीति में अब हूँ जी, इसलिए बिहार की राजनीति में आपने पूछा कि लालू जी और नीतीश कौन अच्छे हैं, तो जो हमारे मन में है, जो हमारा है, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बातचीत थी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की। बहुत सारे कड़वे सवाल, लेकिन सारे जवाब सौम्य तरीके से। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी खास शख्स के साथ, लेकिन इसी तेवर में, ऐसे ही सवालों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।